हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। दिस इज चंचल कुमार शर्मा एंड स्पेक्ट्रम। आधुनिक भारत के इतिहास की हमारी सीरीज़ में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग इस समय बात कर रहे हैं 1857 के विद्रोह के बारे में। जी हाँ, उस महान क्रांति के बारे में जिसने भारत के लोगों के शौर्य, अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया। उस क्रांति के बारे में जिस क्रांति ने भारत में अंग्रेजों को इस देश में शासन करना मुश्किल कर दिया और जिसके बाद भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी की हमेशा के लिए विदाई हो गई। तो पिछले सेशन में मैंने आपको थोड़ा सा 1857 के बारे में बताया था कि किस प्रकार से 1857 के विद्रोह के कारण, बहुत सारे कारण हैं 1857 के विद्रोह के, उन्हीं में से कुछ कारणों पर हमने चर्चा की थी। आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, प्रशासनिक कारण, काफ़ी सारे कारणों पर हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आज इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे और हम बात करेंगे 1857 के विद्रोह के तात्कालिक कारण के बारे में। और उसके बाद हम देखेंगे 1857 के विद्रोह में क्या क्या गतिविधियां हुई, कहाँ कहाँ विद्रोह हुआ, किस किस ने नेतृत्व किया, सारी चीज़ें आज के सेशन में। चलिए, तो सबसे पहले एक बार ऑडियो वीडियो हम लोग कंफर्म कर लें। आप सभी मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? सभी लोग कमेंट करके मुझे एक बार कंफर्म कर दें कि क्या आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। कोई नहीं तो पता चले कि मैं आपको पढ़ाता रहूं और आप मेरी आवाज़ ही नहीं सुन पा रहे हो। आ रही है आवाज़? चलिए, बहुत बढ़िया, परफेक्ट। तो सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए। यदि आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो बहुत आसान है, आप सभी को पता है सेशन को लाइक करना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो इसे लाइक कर दीजिए और लाइक करने के साथ साथ शेयर कर दीजिए। जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं जो आपकी स्टडी से रिलेटेड हैं, जितने आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, जिनके साथ आप तैयारी करते हैं या जो आपके साथ तैयारी करते हैं, आप उन सभी के साथ इस सेशन को, इस सीरीज़ को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये उनके लिए भी उतना ही बेनिफिशियल होगा। हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से हमारी जो स्पेक्ट्रम की सीरीज़ चल रही है, जो लक्ष्मीकांत की सीरीज़ चैनल पर चल रही है, बहुत सारे बच्चे भारत में अलग अलग राज्यों से उन्हें इसका फ़ायदा मिल रहा है। और अच्छा लगता है जब कमेंट बॉक्स में आप बताते हैं कि हम इस राज्य से हैं, हम यहाँ रहते हैं, हम इस सीरीज़ को देख रहे हैं, इससे हमें बेनिफिट मिल रहा है, इससे हमें फ़ायदा मिल रहा है। डेली मैं देखता हूँ ऐसी तमाम कमेंट्स इस चैनल पर जो हमारे वीडियोज़ हैं उनके ऊपर आ रही हैं और इससे हौसला अफजाई होती है, इससे और हौसला बढ़ता है कि चलिए कम से कम आप ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे कि हज़ारों लाखों बच्चों की ज़िंदगी बदल रही है, उन्हें जीवन में कुछ करने में हम सहायता कर पा रहे हैं। और इससे बढ़िया अगर आप देखें कुछ नहीं हो सकता। एक संतुष्टि, एक सेटिस्फेक्शन आपके जीवन में आता है कि आप किसी के लिए कुछ कर पा रहे हैं, है ना। तो बस इसी तरीके से लगे रहिए, बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और सेशन को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। यूपीएससी विद चंचल कुमार सर को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। और इसी के साथ आप सभी को पता है पीडीएफ, पिछले सेशन का जो हम लोगों ने कल किया था, लक्ष्मीकांत का हमारा जो सेशन हुआ था, तो आप सभी जानते हैं कि उसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो चुका है। मतलब भारत के संविधान का भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र और भाग 2 जो है नागरिकता, उसका पीडीएफ अपलोड हो गया है। अगर आपने नहीं किया हो तो जाइए चंचल कुमार सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर और वहाँ पर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम लोग शुरुआत करते हैं हमारे आज की सेशन की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने सेशन को लाइक कर दिया होगा और आपने शेयर भी किया होगा। बस इतना ही चाहिए, आपसे सिर्फ सहयोग चाहिए। यदि आप सहयोग करेंगे तो ये और आगे बढ़ेगा और जितना ये आगे बढ़ेगा उतना ही हम सबके लिए फ़ायदेमंद है, उतना ही हम सबके लिए अच्छा है। तो 1857 के विद्रोह के हम लोग पढ़ रहे हैं कारण। कुछ कारण मैंने आपको बताए थे कल, खास करके सिपाहियों में असंतोष, जो सैनिक थे वो नाराज़ थे। और क्यों थे मैंने आपको बताया, कई कारणों से।
एक तो सेना में ज़बरदस्त भेदभाव अंग्रेज कर रहे थे। वो यूरोपीय सैनिक और भारतीय सैनिकों को एक जैसा नहीं मानते थे, एक जैसा व्यवहार नहीं करते थे। आप पढ़ते हो ना, समान कार्य के लिए समान वेतन जैसा कुछ हमारे यहाँ चलता है। भारत के संविधान के भाग 4 में भी है कि समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए, लेकिन अंग्रेज ऐसा नहीं करते थे। एक ही काम के लिए अंग्रेज सैनिक को अलग और भारतीय को अलग वेतन दिया जाता था, और बहुत सारी सुविधाएं उनको दी जाती थी जो भारतीय सैनिकों को नहीं दी जाती थी। फर्ज करिए कि आप एक सैनिक हैं जो अपने कंपनी के लिए या देश के लिए या जिसके लिए भी आप लड़ रहे हैं, अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं। इससे बढ़कर आप क्या कर सकते हैं किसी के लिए? बदले में वो आपको सम्मान नहीं दे रहा है, अच्छा खाना नहीं दे सकता, आपके साथ भेदभाव कर रहा है, तो कितना बुरा लगेगा। इन सैनिकों की यही हालत थी। ऊपर से भारत की जो उस समय सरकार थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसने इन सैनिकों के धार्मिक रीति रिवाजों में भी दखल किया। मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे घर से माँ ने ताबीज बांध के भेजा है, वो ताबीज नहीं बांधने दे रहे, तिलक नहीं लगाने देते। इस तरीके से सिपाहियों के जाति और धर्म से संबंधित चिन्ह पहनने से मना कर दिया गया, और ये भी गलत था, उन्हें इसका भी बुरा लगा। इसके साथ 1856 में एक आदेश जारी करके सभी नए भर्ती सिपाहियों को विदेश में कुछ समय के लिए काम करना अनिवार्य कर दिया गया। मतलब जब आप किसी भी जॉब में जाते हैं ना, तो वहाँ पे कुछ शर्तें होती हैं सर्विस की, सेवा से जुड़ी हुई। तो इनके साथ ये था कि आपको अगर कंपनी में नौकरी करनी है तो कुछ समय के लिए विदेश में आपको सेवा देनी पड़ेगी। अब विदेश में सेवा कैसे दें? विदेश जाने के लिए तो एकमात्र ऑप्शन तब जहाज हुआ करता था, पानी से जा सकते थे, तब हवाई जहाज नहीं चलते थे, तब सिर्फ आपको समुद्र में पानी के रास्ते ही यात्रा करनी होती थी। और भारतीय समाज में उस समय एक अजब सी चीज़ फैली हुई थी समुद्र यात्रा को लेकर, कि समुद्र यात्रा करने से धर्म नष्ट होता है, समुद्र यात्रा करना गलत है, समुद्र यात्रा नहीं करनी चाहिए। तो ये जो सैनिक थे, इन्हें ज़बरदस्ती जो है भेजा गया विदेश, यात्रा करवाई गई समुद्र की, और जब ये लौट कर वापस आते थे तो इनके अपने ही परिवार के लोग, अपने ही मित्र रिश्तेदार, गाँव के लोग इनका बहिष्कार कर दिया करते थे। और इस चीज़ को लेकर इनमें बड़ी नाराज़गी थी, बड़ा गुस्सा था, क्योंकि ये कंपलसरी था। हर एक सैनिक को, सिपाही को अगर कंपनी में नौकरी करनी है तो उसको विदेश में जाना ही पड़ता था। फिर सिपाही धीरे धीरे सैन्य जीवन के कई सारे पहलुओं से असंतुष्ट थे। मैंने आपको बताया वेतन कम था, वेतन जो है मात्र 7 रुपये प्रति माह था। अब उस ज़माने के हिसाब से भी ये कम था, आज तो के 7 रुपये कुछ भी नहीं होता, एक बड़ी चॉकलेट भी नहीं आती 7 रुपये में, पर उस समय 7 रुपये प्रति माह वेतन था, जो कि बहुत कम था एक यूरोपीय सैनिक की तुलना में। इसके साथ साथ अवध और पंजाब को जब जीत लिया गया तो इनका भत्ता भी समाप्त कर दिया गया। अब शुरू में तो क्या है ना, इनको प्रोत्साहन देने के लिए, मोटिवेट करने के लिए कंपनी ने इनको भत्ता भी दिया कि चलिए आपको सैलरी के अलावा कुछ भत्ता दिया जाएगा अगर आप बाहर जाके लड़ते हैं तो। जब इन्होंने अवध जीत लिया, पंजाब जीत लिया, अच्छा खासा इलाका जीत लिया, तो इन्होंने सैनिकों का भत्ता जो है वो भी बंद कर दिया। तो सैनिकों को एक गुस्सा ये भी था कि इनका भत्ता भी बंद हो गया था। फिर एक नई चीज़ जो उस समय मार्केट में चल रही थी, और वो बात एनफील्ड बंदूकों को लेकर। अंग्रेज सरकार ने नई बंदूकों को अपनाया, और इन बंदूकों के बारे में आप सभी को पता है कि एक अफवाह फैल गई कि इसमें जो है, जो कारतूस होता है उसको मुंह से काटना पड़ता था, और उस कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई है, ऐसी अफवाह फैल गई। तो एनफील्ड बंदूक के बारे में जो अफवाह फैली, उससे सिपाहियों की जो आशंका थी, उन्हें लग रहा था, डर लग रहा था कहीं ना कहीं कि ये जो सैनिक है ना, ये डर रहे थे कि सरकार या कंपनी हमारा धर्म नष्ट करना चाहती है, क्योंकि हर वो काम कर रही है जो हमारे धर्म के खिलाफ है। और अब तो इन्होंने हमें ये चर्बी वाले कारतूस दिए हैं, मतलब पक्का हमारे धर्म को ये क्या करना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं, धर्म परिवर्तन करवाना चाहते हैं, जाति परिवर्तन करवाना चाहते हैं। अब इसमें एक चीज़ और हुई उस समय, एक बात ये हुई कि 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध, और 1757 के प्लासी के युद्ध को हो चुके थे 100 साल। 1857 में 100 वर्ष हो गए। तो एक अफवाह यह भी फैली कि 100 साल तक ही भारत में अंग्रेजों का राज चलेगा, और जैसे ही 100 साल हुए पूरे, वैसे ही भारत से कंपनी का शासन समाप्त हो जाएगा। एक अफवाह ये फैल गई कि
कंपनी का शासन 1757 में प्रारंभ हुआ था और 1857 में 100 वर्ष जो है समाप्त हो जाएंगे, तो इस तरीके से कंपनी का शासन समाप्त हो जाएगा। इन्होंने रोटी, जिसे चपाती कहते हैं, चपाती और कमल के फूल जो है वो भारत में वितरित होने लगे, ऐसा भी कई लोग कहते हैं। इन्होंने एक प्रतीक के तौर पर कि भाई लोगों तक ये अपनी बात पहुंचानी है, तो इन्होंने रोटी और कमल को प्रतीक बनाया और पूरे भारत में ऐसा कहा जाता है कि इसके द्वारा ये संदेश दिया गया कि क्रांति होने वाली है, अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो जाइए, हम सब मिल के अंग्रेजों को भारत से बाहर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये बात भी सुनने को मिलती है कि ऐसा कुछ रोटी और कमल जैसा भी कोई जो है तरीका आजमाया गया था, हालांकि इसके कोई पुख्ता सबूत हमारे पास नहीं है। तो ये हो गया आपका 1857 के विद्रोह में सिपाहियों के असंतोष का कारण। अब शुरुआत करते हैं विद्रोह की। ठीक है, अभी तक आप सभी 1857 के विद्रोह के कारण तो समझ गए होंगे, है ना, कारण हम लोग समझ गए। अब देखो इसमें एक और चीज़, आटे जो है, अब आटे से ही रोटियां बनती है, तो आटे में हड्डियों के पाउडर, चूर्ण की मिलावट की बात सामने आती है। एनफील्ड बंधुओं को पहले मैं समझा चुका हूँ कि वो आ गई, तो इसकी वजह से धीरे धीरे सरकार और सिपाहियों में मन मुटाव बढ़ने लगा। धीरे धीरे सिपाही अपनी ही सरकार को, अपनी ही कंपनी को संदेह की दृष्टि से देखने लगे, अपनी ही जो कंपनी थी उसके खिलाफ होने लगे थे। मतलब एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि अब सिपाही धीरे धीरे अंग्रेजों से इस कदर नाराज हो गए थे कि वो अब कुछ भी करने के लिए तैयार हो गए। नई एनफील्ड बंदूक भरने के लिए कारतूस जो था उसको दांत से काटना पड़ता था, मैंने आपको अभी बताया, और उसमें भरा हुआ था तो जो बारूद, तो उस बारूद को बंदूक की नली में भरकर कारतूस को डालना पड़ता था। और वही बात कि इसमें तो चर्बी है गाय और सूअर की, और चूंकि भारत में हिंदुओं के लिए गाय और मुस्लिमों के लिए सूअर, ये दोनों हराम माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता, तो दोनों संप्रदायों की तरफ से विरोध हुआ। ठीक है, दोनों संप्रदायों ने, दोनों धर्म के सैनिकों ने इसका विरोध किया, क्योंकि इस कारतूस के बाहरी आवरण में होती थी चर्बी और उसे वो सीलन से बचाती थी। सिपाहियों के बीच में एक अफवाह फैली कि इस कारतूस की चर्बी में सूअर और गाय के मांस से ये बनाई गई है, और इसीलिए अगर आप इसको मुंह से लेकर काटोगे तो इससे आपका धर्म भ्रष्ट होना तय है। ये हिंदू और मुसलमान सिपाहियों के धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध था। गाय हिंदुओं के लिए पवित्र थी और सूअर की हत्या मुसलमानों के लिए वर्जित। तो इस तरह से दोनों ही धर्म और दोनों ही संप्रदाय के सैनिक जो है वो नाराज हो गए। ठीक है, चर्बी वाले कारतूसों ने सेना में असंतोष के कारण, ये जो है ये हो गया विद्रोह का तात्कालिक कारण। बहुत सारे कारण हम लोगों ने पढ़े। मतलब अभी तक अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने भारत में अपने सारी नीतियों, अपने सारे कुकर्मों के द्वारा बारूद का ढेर सजा दिया था। बस एक चिंगारी की ज़रूरत थी, और वो चिंगारी का काम किसने किया? वो चिंगारी का काम किया चर्बी वाले कारतूसों की इस अफवाह ने। बस आग लग गई, और आग ऐसी लगी कि पूरे के पूरे ब्रिटिश जो है भारत में राज्य के ऊपर एक प्रकार से संकट आ गया। फिर धीमी गति से बढ़ते असंतोष को खुलकर बाहर आने का अवसर मिल गया। सबसे पहले बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने, आपको पता है, ऐसे कारतूसों का विरोध किया 29 मार्च 1857 को। मंगल पांडे के ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है, मंगल पांडे का नाम आपने सुना भी होगा। ये बंगाल में बैरकपुर छावनी की बात है। अब चूंकि आपको पता है सेना में डिसिप्लिन का बड़ा महत्व होता है, और सेना में माना जाता है कि जो काम आपको बताया गया है उस आदेश को मानने से आप मना नहीं कर सकते। वही हुआ, मंगल पांडे ने मना कर दिया, और आदेश मानना ज़रूरी होता है। तो जब उसने इसका विरोध किया तो उसे जो है बाद में फांसी दे दी गई। आपको पता है अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई और वो शहीद हो गए। यहाँ सिर्फ अप्रैल की हम बात करें, आगे तो और बहुत कुछ होने वाला, ये तो ट्रेलर था। इसके बाद आप देखोगे 6 मई को सैनिकों ने फिर से विरोध किया। अब कंपनी ने भारतीय सैनिकों का रुख देख लिया। मतलब कंपनी समझ गई थी कि वो बोलते ना कि इनके इरादे कुछ अच्छे नहीं लग रहे हैं।
इनके तेवर जो है वो कंपनी भाप गई थी कि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि ये हमारे ही खिलाफ हो जाए। तो कंपनी ने क्या किया, उनके रुख को देखते हुए उनके शस्त्र अस्त्र जब्त करना शुरू कर दिए, उनको सजा देने लगी और बड़ी संख्या में कैद करने लगे। मतलब जब कंपनी ने देखा कि सैनिक मना करने लगे हैं, सैनिक जो है वो मान नहीं रहे, वो बोल रहे हैं हमें नहीं करना है इसका यूज़, हम ये कारतूस नहीं काटेंगे, हम आपकी बात नहीं मानेंगे, और फिर वो सारी चीज़ें एक साथ मिक्स हो गई, है ना। जब आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति को बहुत दिनों से आपके ऊपर गुस्सा आ रहा हो और अचानक से अगर कोई मामले पर विवाद हो जाए तो वो सारी पुरानी बातों को भी साथ में लेके आ जाता है। उस दिन ऐसा किया था, उसके बाद ऐसा किया था, तब भी आप ये बोले थे, तब भी तुमने ये किया था, एक एक करके सारी बातें जो है एक साथ गिना दी जाती है। बात तो कारतूस की थी, लेकिन सैनिक तो पहले ही गुस्सा थे। खाने को लेकर दिक्कत थी, वेतन को लेकर दिक्कत थी, इनके व्यवहार को लेकर दिक्कत थी, ये भेदभाव जो रंग को लेकर था, सब तरीके से था, उसको लेकर दिक्कत थी। अब मौका मिला है तो एक साथ सारा मामला सुलझा लिया जाए। अब कंपनी ने देखा कि इनकी स्थिति थोड़ी सी खराब हो रही है और अब ये जो है हमारे खिलाफ हो रहे हैं, उन्होंने इनके सारे के सारे हथियार जब्त करना शुरू कर दिए, इनको सजा दी जाने लगी और धीरे धीरे ये और बढ़ने लगा। अंत में फाइनली वो विस्फोट हो ही गया 10 मई 1857 के दिन। 10 मई 1857 को आपको पता है मेरठ की जो छावनी थी वहाँ सैनिकों ने व्यापक स्तर पर विरोध की घोषणा की और यहीं से होती है इस क्रांति की शुरुआत। 1857 की क्रांति का सूत्रपात, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा, शुरू तो ये बैरकपुर की छावनी से हुआ। सबसे पहले तो मंगल पांडे ने इसके खिलाफ बात की, विरोध किया। मंगल पांडे एक प्रकार से वैसे ही एक ऐसा सैनिक था जो स्वतंत्रता प्रेमी था, जो कहीं ना कहीं पसंद नहीं करता था कंपनी के लिए काम करना, तो उसने नए कारतूसों के प्रयोग के खिलाफ आवाज़ उठाई। अंग्रेज सरकार ने भारतीय सेना के उपयोग के लिए इन कारतूसों को जो बनवाया था, इसको लेके मैंने आपको पहले बताया था कि एक अफवाह फैली हुई थी। आखिरकार मंगल पांडे को पकड़ने के लिए अंग्रेज अधिकारियों को भेजा गया। जब मंगल पांडे ने, क्योंकि अंग्रेज, देखो आप अंग्रेजों की स्थिति को समझो, अंग्रेज भारत में शासन कर रहे थे अपनी काबिलियत के दम पर नहीं, हमारे ही लोगों की सहायता से। सोचो कि अगर मान लीजिए कि हमारे ही लोग उनके खिलाफ हो गए तो एक सेकंड नहीं लगेगा उनको यहाँ से जाने में। और वही चीज़ वो समझ रहे थे कि अगर आज एक मंगल पांडे खड़ा हुआ है, कल को 10 और 50 और 100 और 1000 मंगल पांडे खड़े हो जाएंगे तो हमें तो यहाँ से जाना पड़ेगा। तो इस चीज़ को टॉलरेट नहीं किया जा सकता था। जैसे ही मंगल पांडे ने विरोध किया, मंगल पांडे को पकड़ने के लिए अधिकारियों को भेजा गया, लेकिन वो भी एक अलग ही जुनून में था। जब किसी को आज़ादी का नशा चढ़ता है ना, स्वतंत्रता का नशा चढ़ता है, या जब जो देश के ऊपर पूरा जान और सब निछावर करने के मूड में आ जाता है, फिर उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो उसने क्या किया, इन अधिकारियों को ही मार दिया, उसने उनको ही मौत के घाट उतार दिया। आखिरकार उसको पकड़ के और 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सज़ा सुना दी गई। लेकिन उस एक व्यक्ति की शहादत से कई लोगों को प्रेरणा मिली। ठीक है, एक व्यक्ति जब मरता है ना तो वो अकेला नहीं मरता, वो अपने साथ कई लोगों के डर को लेकर मरता है, कई सारे लोगों के भय को लेकर मरता है, और फिर कई लोगों के अंदर से वो भय, वो डर चला जाता है कि हम नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जान से ही मारेंगे ना, वो भी तो मरा है कि नहीं मरा है। आ रहा है समझ में? तो मंगल पांडे को जो सजा दी गई उससे पूरा देश जो है वो पहले ही गुस्से में था, और इससे क्या हुआ, इससे तो क्रांति को एक नई ऊर्जा मिल गई, इससे तो और ज़्यादा क्रांति का माहौल बन गया, क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा और ज़्यादा भड़क गया। ठीक है, 6 मई 1857 को भारतीय सैनिकों ने फिर नए कारतूसों के प्रयोग का विरोध किया। विरोध करने वाले सैनिकों को 10 साल के कैद की सजा सुनाई गई और उनके हथियार भी छीन लिए गए। हथियार छीने जाने से मेरठ में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी अपमान का विषय समझा गया। इस तरीके से महिला पुरुष दोनों ने विरोध किया, क्योंकि महिलाओं ने भी इसको अपमान समझा, पुरुषों ने भी। ऐसी स्थिति में सैनिकों के लिए अंग्रेजों से बदला लेना परम कर्तव्य हो जाता है, और 1857 को 10 मई को सैनिकों ने जेल खानों को तोड़ना,
भारतीय सैनिकों को मुक्त करना और अंग्रेजों को मारना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि अब बिना क्रांति के तो हमें कुछ मिलना नहीं है। अब यदि इस सब से छुटकारा पाना है, एक ही ऑप्शन है। तो पहले तो क्या होगा, पहले उन्होंने रिक्वेस्ट की होगी कि हमें ये कारतूस का उपयोग नहीं करना, मना कर दिया होगा। फिर उन्होंने उन कारतूसों का उपयोग करने का विरोध किया, उन्होंने उनके आदेश को मानने से मना कर दिया, तो उल्टा सजा दे दी गई। अब जब उन्हें समझ में आ गया कि ऐसे तो हम लोग कभी इन कारतूसों से और अंग्रेजों से बच नहीं पाएंगे, इसके लिए क्रांति ही एक ऑप्शन है, तो क्रांति कर दी। समझ गए आप लोग? डेट याद रखना, कब है? 10 मई 1857 की डेट आपको याद रखना है। इसी दिन इस क्रांति की विधिवत शुरुआत मानी जाती है। अब क्या हुआ, मेरठ में सिपाहियों ने जम के उत्पात मचाया, सारे इनके अधिकारियों को, सारे अंग्रेजों को जो वहाँ इनसे था उनको सबको मार दिया और क्रांति का बिगुल फूंक दिया। ये जानते थे कि अब बात यहीं नहीं रुकेगी, बात चली है तो दूर तलक जाएगी। तो इन सैनिकों ने क्या किया, इन सैनिकों ने अब आगे बढ़ना शुरू कर दिया कि अब जो होगा देखा जाएगा। ये मेरठ में जो कुछ हुआ इससे इनको एक उत्साह भी मिला, आत्मविश्वास इनका बढ़ गया था। तो ये चल दिए दिल्ली की तरफ, है ना, पास ही में दिल्ली भी, आपको पता है मेरठ से दिल्ली की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये 10 मई 1857 को जो कुछ हुआ उसके बाद ये दिल्ली के लिए निकले। सुबह सुबह 11 मई 1857 को यमुना पार करके ये दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली पहुंचे, वहाँ इनको एक सरकारी दफ्तर दिखाई देता है चुंगी का, एक्साइज का, और गुस्सा तो बहुत था अंग्रेजों के ऊपर। तो उन्होंने उस दफ्तर को, उस ऑफिस को जला दिया। मतलब ये उस मूड में थे कि इनके सामने अगर उस समय गवर्नर जनरल भी भारत का आ जाता तो ये उसको जो है वहीं काट के रख देते, इतना इनके अंदर गुस्सा था। ये आगे बढ़े, उस दफ्तर में आग लगा दी। अब इन्हें कहाँ जाना था, इन्हें पता था, इन्हें जाना था लाल किले में। लाल किले में इसलिए जाना था क्योंकि वहाँ मिलेगा भारत का मुगल सम्राट, मुगल बादशाह। चूँकि अंग्रेजों से पहले भारत में मुगलों का राज रहा है, कहीं ना कहीं उन्हें लगा कि मुगल बादशाह के नाम पर देश को एक किया जा सकता है। अलग अलग राजा, अलग अलग रियासतें, अलग अलग भारत में लोग राज कर रहे थे। यदि हम किसी एक को उठा के अगर अपना नेता बना लें तो हो सकता है कि दूसरे उसका नेतृत्व स्वीकार नहीं करें। तो इन्होंने मुगल बादशाह के पास जाने का निर्णय लिया। ये पहुंच गए लाल किले सुबह सुबह। अब मुगल बादशाह भी, उस समय मुगल बादशाह की हालत को समझो, एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ नाम का बादशाह है, बूढ़ा हो चुका है, शरीर में जान नहीं है, सेना नहीं है, पैसा नहीं है। ये कोई वो मुगल बादशाह नहीं है जो पहले हुआ करता था, नाम का बादशाह बस। चला गया। अब सैनिक जो है उसके पास चले गए, वो डर गया सुबह सुबह कि क्या हो गया, ये सैनिक मेरे पास क्यों आए। जब उसे बताया गया कि हम क्या करके आए और हम क्यों आए, वो और डर गया, और ज़्यादा उसको लगा कि अरे मेरे पास क्यों आए। मतलब अब तो ऐसा है जैसे वो होता ना कि कोई व्यक्ति अपराध करके, मर्डर करके, जिसके पीछे पुलिस पड़ी हो और वो किसी के घर में चला जाए, तो सोचो कि उस व्यक्ति की हालत कैसी होगी। भाई तुम तो मर ही रहे हो, मुझे भी मरवाओगे, है ना, चलो यहाँ से जल्दी से भागो, पुलिस में मुझे भी पकड़ के ले जाएगी, वो समझेगी मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। यही हालत थी मुगल बादशाह की। मुगल बादशाह सुबह सुबह, भाई ये सब लोग जब आते हैं तो वो एक प्रकार से इनको देख के चिंतित हो गया कि मैं अब पुराना मुगल बादशाह तो हूँ नहीं जो मैं लड़ लूँगा या मैं इनसे युद्ध कर लूँगा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मैं जो है आपकी सहायता नहीं कर सकता। अब जो आखिरी का अंतिम समय है, कम से कम वो तो चैन से कटने दो। लगता है तुम मेरा बुढ़ापा बिगाड़ोगे, है ना, तुम अंतिम समय में जो है मुझे दर दर की ठोकरें खिलवाओगे। तो मुगल बादशाह ने पूछा कि यहाँ क्यों आए हो। बताया गया कि हम आए हैं कि आप हमारा नेतृत्व करें, है ना, आप हमारा नेतृत्व करें, आप हमारे नेता बन जाएं। उसने कहा कि तुम सोच समझ के बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरे पास ना तो संसाधन है, ना शक्ति है, ना मेरा शरीर ऐसा है कि जो वो ये सब कर पाएगा। तो उसने मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं कर सकता। लेकिन नहीं, अड़ गए कि आप तो सिर्फ नाम का नेतृत्व, आपको कुछ नहीं करना है। किसने कहा कि आपको जाके युद्ध लड़ना है, किसने कहा कि आप हमारा नेतृत्व करोगे युद्ध स्थल पर, नहीं, आप सिर्फ स्वीकार कर लो, बस आप यहाँ बैठे रहो और आपके नाम पर हम सारा कुछ कर लेंगे, क्योंकि हमें आपका सिर्फ नाम चाहिए कि हाँ मुगल बादशाह जो है भारत का, बहादुर शाह द्वितीय जो है जफर, वो इनका नेता है, बस हमें इतना चाहिए। तो मेरठ में जो सफलता मिली उससे सैनिक उत्साहित होकर दिल्ली चले गए और
धीरे धीरे वो आगे बढ़े, दिल्ली पर अधिकार जमा लिया, कर्नल रिपले की हत्या कर दी। इसी समय अलीगढ़, इटावा, आजमगढ़, गोरखपुर, बुलंदशहर, सभी जगह धीरे धीरे ये जब बात आगे फैली तो सबको लगा कि अरे अंग्रेज धीरे धीरे यहाँ से क्रांति हो रही है, अंग्रेजों को भगाने की कोशिश हो रही है, हम आज़ाद होने वाले हैं। तो धीरे धीरे सबने अपनी अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करना शुरू कर दिया। एक एक करके जंगल में जैसे आग फैलती है वैसे ये क्रांति जो है उत्तर भारत में फैलने लगी बड़ी तेजी से। अब जो अंग्रेज से नाराज था, मतलब वो कहते हैं ना बहती गंगा में हाथ धोने वाला मामला, जो अंग्रेज से नाराज था, जिसको शिकायत थी, जो बदला लेना चाहता था, वो हर व्यक्ति एक नए जोश से भर गया कि अब मौका मिला है ना, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब मुझे भी मेरा जो है बदला लेने का, मेरी शिकायत दूर करने का मौका मिल जाएगा। वो सब धीरे धीरे साथ में शामिल हो लिए। आ रहा है समझ में? तो मुगल बादशाह स्थानीय इन्फिनिटी विद्रोहियों में शामिल हो गए और इन्होंने राजनीतिक एजेंट साइमन फेजर सहित अपने पूरे यूरोपीय अधिकारियों की हत्या कर दी और शहर पे कब्जा कर लिया। अब धीरे धीरे जो है मुगल बादशाह के पास वो गए और वृद्ध और शक्तिहीन मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को भारत का जो है सम्राट घोषित कर दिया, अपना नेतृत्व करता घोषित कर दिया कि ये हमारे नेता हैं। दिल्ली इस महान क्रांति का केंद्र बन गई, बस ये हेडक्वार्टर हो गया, यहाँ से सारी चीज़ें होने लगी। बहादुर शाह इसके प्रतीक बन गए। और मैंने आपको बताया कि बहादुर शाह को क्यों शामिल किया वो हम लोग देखेंगे, पर बहुत सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी हैं। देश के नेतृत्व के लिए अंतिम मुगल शासक का स्वाभाविक उत्थान इस तथ्य की पुष्टि करता है कि मुगल वंश का लंबा शासन भारत की राजनीतिक एकता का परंपरागत प्रतीक चिन्ह बन चुका था। हालांकि मुगल समाप्त हो चुके थे, लेकिन फिर भी मुगल बादशाह को भारत में इन्होंने अपना नेता घोषित किया, ज़बरदस्ती घोषित किया। इससे एक बात साबित होती है कि कहीं ना कहीं इतने लंबे समय से जो भारत में मुगल शासन चल रहा था, है ना, तो कहीं ना कहीं ये भारत में एक एकता का, राजनीतिक एकता का जो है प्रतीक बन गया था। सब कहीं ना कहीं इनको अपना नेता मान लिया करते थे। इस एकमात्र कार्य से सिपाहियों ने सिपाही विद्रोह को क्रांतिकारी युद्ध में बदल दिया। पहले होते थे ना युद्ध, एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ युद्ध होता था। अब अगर मान लो कि सिपाही सिर्फ अकेले लड़ेंगे तो क्या लगेगा, ये तो विद्रोह है, ये तो सिपाहियों ने षड्यंत्र किया है, ये तो सिपाही जो है इन्होंने कंपनी अपनी ही जिस थाली में खाया उसमें छेद कर दिया। पर चूंकि मुगल बादशाह को मिला लिया, सोचो कितनी बड़ी बात है, मुगल बादशाह को साथ में लेने से ये एक युद्ध बन गया। एक राज्य का दूसरे राज्य के विरुद्ध युद्ध हो गया कि भाई भारत का पुराना राज्य, पुराना वंश अभी जो भारत में नया राज्य है उसके साथ युद्ध कर रहा है। तो इस युद्ध को जो है उन्होंने एक बड़ा युद्ध बना दिया, इस क्रांति को, इस विद्रोह को युद्ध बना दिया। सभी भारतीय रजवाड़ों के शासकों ने जिन्होंने विद्रोह में भाग लिया, जल्द ही मुगल शासक के प्रति निष्ठा की घोषणा कर दी। यही तो ये चाहते थे। देखो आपने सुना होगा 1806 की बात है, सॉरी 1906 की, 1906 की बात है। कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और कांग्रेस के अधिवेशन में झगड़ा हो गया था अध्यक्ष के पद को लेकर कि अध्यक्ष कौन बनेगा। बहुत सारे लोग अध्यक्ष बनना चाहते थे, खास करके गरम दल के लोग अपना अध्यक्ष बनाना चाहते थे, नरम दल के लोग अपना अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अगर गरम दल वाले के व्यक्ति को अध्यक्ष बनाते तो नरम दल वाले विरोध करते, नरम दल वाले को बनाते तो गरम दल वाले करते। तो ऐसे में उन्होंने एक दिमाग से काम लिया और दादा भाई नौरोजी को कांग्रेस का अध्यक्ष घोषित कर दिया। उनको लेके किसी को आपत्ति नहीं थी, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि दादा भाई नौरोजी को गरम दल नरम दल वाले दोनों पसंद करते हैं और कांग्रेस का विभाजन होते होते बच गया, टल गया, क्योंकि दादा भाई नौरोजी से किसी को आपत्ति नहीं थी, वो सबके फेवरेट थे। यहाँ वही हुआ, अगर ये किसी एक राजा को या बादशाह को नेतृत्व करता या नेता बनाते तो दूसरे वाले उसका स्वीकार नहीं करते नेतृत्व। मुगल बादशाह से ये फ़ायदा हुआ कम से कम कि सब मानने को, क्योंकि पहले मुगलों का ही शासन रहा है इनसे पहले। तो धीरे धीरे भारत के बाकी राजा महाराजाओं ने मुगल बादशाह के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा करना शुरू कर दी कि हाँ हम भी तुम्हारे साथ में। विद्रोही राजनीतिक रूप से प्रोत्साहित और प्रेरित थे। अब यहाँ धर्म एक कारक तो था, है ना, धर्म एक कारक था, क्योंकि मुगल बादशाह एक विशिष्ट धर्म से जुड़ा हुआ था, तो बहुसंख्यक जनता हिंदू थी, धर्म एक कारक था।
विद्रोहियों का व्यापक दृष्टिकोण धार्मिक पहचान से प्रभावित नहीं था, हालांकि अपितु इस बात की अवधारणा से प्रभावित था कि अंग्रेजी शासन उनका साझा शत्रु है। तब तक भारत में धर्म के आधार पर विभाजन नहीं हुआ था, जैसा कि बाद में आपने देखा होगा, ठीक है, आपने देखा होगा कि भारत में फूट डालो राज करो की नीति अंग्रेजों ने बहुत चलाई। उन्होंने हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाया, एक दूसरे के खिलाफ भड़काया, और वही चीज़ इस समय नहीं थी। यहाँ दोनों, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, एक हो के लड़े, और उन्होंने भारत में एक ही शत्रु को, अंग्रेजों को, दोनों ने अपना शत्रु माना, और यही चीज़ इस विद्रोह को खास बनाती है। बहादुर शाह जफर ने शुरुआत में तो मैंने आपको बताया हिचकिचाहट दिखाई, बाद में उन्होंने सभी शासकों को पत्र लिखा भारत में प्रमुख, और उन्हें अंग्रेजों से लड़ने के लिए, ठीक है, क्या किया, प्रेरित किया। तो पहले तो मुगल बादशाह, मैंने आपसे कहा कि मना कर देता है, बाद में ज़बरदस्ती मुगल बादशाह से हामी भरवाई गई, सहमति ली गई कि ठीक है, अब उन्होंने कहा कि आप भारत के सभी, यही फ़ायदा है मुगल बादशाह का, कि आप भारत के सभी लोगों को पत्र लिख दो, सारे प्रमुख शासकों को, कि युद्ध शुरू हो गया है, विद्रोह शुरू हो गया, आओ हमारा साथ दो। तो उन्होंने पत्र लिखना शुरू कर दिया। इससे भी धीरे धीरे क्या हुआ, क्रांति बढ़ी, और इनमें भी जो है एक अजब प्रकार का आप देखेंगे कि आत्मविश्वास आया। समस्त बंगाल सेना ने जल्द ही विद्रोह की आवाज़ को बुलंद कर दिया, वो तेजी से फैल गया। अवध, रोहेलखंड, दोआब, बुंदेलखंड, मध्य भारत, बिहार, अधिकांश भाग बिहार का, पूर्वी पंजाब, इन्होंने ब्रिटिश शासन की जड़ें हिला दी। ये वो इलाके जहाँ पर आपको मिलेगा भारत में 1857 के विद्रोह का प्रसार। दक्षिण भारत में इसका कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, आप जानते हैं, पश्चिमी पंजाब में भी नहीं पड़ा था। अब बात करते हैं विद्रोह में किस किस ने भाग लिया। ये विद्रोह सिर्फ सैनिकों का नहीं था, कई लोग बोलते हैं कि सिर्फ सिपाही विद्रोह था। ये सही है कि सिपाहियों की इसमें एक ज़बरदस्त भूमिका थी, महत्वपूर्ण भूमिका थी, लेकिन कहीं ना कहीं क्रांति मुट्ठी भर लोगों से नहीं होती है ना। इस क्रांति में आम जनता भी शामिल थी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि अंग्रेजों से सिर्फ सैनिकों को दिक्कत नहीं थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों से भारत के आम जनता में भी गुस्सा था, रोष था, और उनमें भी कहीं ना कहीं उनके प्रति नाराज़गी थी। तो यहाँ इस विद्रोह को आम जनता का समर्थन भी मिला, खास करके उत्तर पश्चिमी प्रांत अवध, ठीक है, यहाँ पर विद्रोह में किसान, दस्तकार, दुकानदार, दिहाड़ी मजदूर, जमींदार, धार्मिक भिक्षु, पुजारी, लोक अधिकारी, सबकी व्यापक सहभागिता रही, जिसने इसे शक्ति भी दी और इसे एक लोकप्रिय विद्रोह बनाया, इसे एक जन विद्रोह बनाया। अब आप देख सकते हो अलग अलग प्रकार के लोग हैं, भांति भांति के लोग हैं, जैसे कि दुकानदार भी है, क्योंकि उसकी दुकान जो है अंग्रेजों की वजह से बर्बाद हुई। किसान, वो पूरा भूखे मरने की नौबत आ गई, उसकी ज़मीन चली गई, उसके बच्चों के पास खाने के लिए नहीं, उनका भविष्य अंधकार में है। दस्तकारों का पूरा व्यापार बिगड़ गया, उनका जो है माल कोई नहीं खरीद रहा, दिहाड़ी मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है। तो धीरे धीरे जो है भारत के सारे लोग इसके साथ जुड़ने लगे। किसान और छोटे ज़मींदारों ने तो एक नया तरीका निकाला। क्या? उन्होंने इस विद्रोह में बड़े बड़े महाजन और ज़मींदार जो थे, जो माने जाते थे शोषण का प्रतीक, जो अंग्रेज़ों के साथी माने जाते थे, उन पर हमला करना शुरू कर दिया। इनके ऊपर हमले किए, इनकी ज़मीनें जो है, चूँकि इन्होंने ही छीनी थी, इन लोगों ने इनकी ज़मीन से इनको बेदखल किया था, तो ये इनके शत्रु थे, इनके एक प्रकार से दुश्मन थे, इनके ऊपर आक्रमण कर दिया। महाजन जो है उनके लेख और ऋण संबंधी कागजातों को नष्ट करना शुरू कर दिया। कहा ना मैंने आपसे कि बहती गंगा में हाथ धोने वाला मामला, अंग्रेजों से तो लड़ाई है ही सही, पर कोई महाजन मेरी ज़मीन के कागज़ लेके बैठा हुआ है, ज़बरदस्ती मनमाना ऋण वसूल कर रहा है, मेरी ज़मीन से मुझे बेदखल करने की कोशिश कर रहा है या कर चुका है, उसके खिलाफ भी गुस्सा है। अब चूँकि अंग्रेज़ों को तो तोड़ ही रहे हैं, तो अंग्रेज़ों को तोड़ने के साथ साथ इन महाजनों को भी तोड़ दो, ठीक है। इनके सारे के सारे जिन कागजातों के दम पे, ये कागजात कहीं ना कहीं किसानों से अंगूठा लगवा लिया, इन्हीं का उपयोग करके न्यायपालिका से इनको जो है ज़मीन से बेदखल करवा दिया। इन कागज़ों को, इन डॉक्यूमेंट्स को लूट लो, इनको नष्ट कर दो, जला दो, ये सब भी शुरू कर दिया, ठीक है। इसके साथ कचहरी, कोर्ट कचहरी से भी नाराज़ थे, क्योंकि ये कोर्ट कचहरी भी इनके ही साथ मिले हुए थे, इनके लिए काम करते थे। तो इन न्यायालयों को, तहसील कार्यालयों को, राजस्व अभिलेखों को, पुलिस स्टेशनों को, सबको माना गया अंग्रेजों का साथी,
गुलामी का प्रतीक, और इन सब के ऊपर हमले किए गए और इन सबको जो है नष्ट करना शुरू कर दिया गया। एक आकलन के अनुसार अवध में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले लगभग 1.5 लाख पुरुषों में से 1 लाख से ज़्यादा आम नागरिक थे। अब देखो आप, अगर कोई कहता है कि ये विद्रोह सिपाही विद्रोह था, आम जनता का इसमें योगदान था नहीं था, देखो कितना योगदान है। इस विद्रोह में 1.5 लाख अगर लोग लड़े हैं अवध से अंग्रेजों के खिलाफ, तो उसमें से 1 लाख जो है आम नागरिक हैं। मतलब मुश्किल से 50,000 के आसपास सिपाही, 2/3 तो आम लोग हैं। दिल्ली पर कब्जा कर लिया गया और 1 माह के भीतर विरोध जो है, विद्रोह पूरे देश में फैल गया। समझ गए? सोचिए किस प्रकार का विद्रोह था, क्योंकि काफ़ी व्यापक था, काफ़ी भयानक था, और अंग्रेज सरकार की नींद उड़ा दी थी इस विद्रोह ने, क्योंकि एक पल के लिए तो ऐसा लगा कि भारत से उनका शासन ही समाप्त हो गया। और वास्तव में ऐसा ही है कि शासन समाप्त होने जैसा ही मामला था, क्योंकि बहुत सारे इलाकों पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया, स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, अपनी सरकार चलाना शुरू कर दी, अपने नियम कानून चलाने शुरू कर दिए, अंग्रेजों के सारे लोगों को वहाँ से भगा दिया। ठीक है, इस तरीके से ये विद्रोह एक व्यापक विद्रोह था। 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता की बात करें कि इस विद्रोह में किसने कहाँ से अपना योगदान दिया, किसने कहाँ से विद्रोह में भाग लिया, ये पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। तो देखो, इस विद्रोह में पहले तो आपको नाम याद रखना है बहादुर शाह जफर का, जिसे बहादुर शाह द्वितीय भी कहते हैं। ये विद्रोहियों का नेता है ना। इस व्यक्ति के साथ आप देखोगे पहला नाम यही है, ये जुड़े हैं, ये औपचारिक और नाम मात्र का नेतृत्व रखते हैं। पहले भी मैंने आपसे कहा कि इनके पास इतनी शक्ति शरीर में नहीं थी कि खुद जाके लड़ लेते, इसलिए इनको बनाया औपचारिक प्रमुख, है ना, नाम मात्र का। मतलब एक प्रकार से ये हो गए प्रेसिडेंट भारत के, राष्ट्रपति, जिनके नाम से सारे काम हो रहे हैं और संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां जो है इन्हीं के पास है। पर वास्तविक प्रमुख जो है वो ये नहीं है। वो कौन है? जनरल बख्त खां। वास्तविक नेतृत्व जो यहाँ से किया था वो किया था बख्त खां ने। सारी पावर इनके पास थी, सारी चीज़ इन्होंने तय की। ये बरेली के सैन्य विद्रोह के नेतृत्व करता थे, अगुवा थे, और बाद में अपने सैन्य साथियों के साथ दिल्ली पहुँचे थे और यहाँ पर सारी कमान इन्होंने ही संभाली थी, ये समझ लेना आपको। ठीक है, इसके बाद कानपुर में आ जाओ। ये तो हो गई दिल्ली, कि दिल्ली में बहादुर शाह नेतृत्व करता है और वास्तविक शक्ति बख्त खां के हाथ में है, वही सारा काम देख रहे हैं। कानपुर में आते हैं नाना साहब। दरअसल आपको पता है कि 1818 में जब तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ तो अंतिम पेशवा घोषित हो गए बाजीराव द्वितीय। बस बाजीराव द्वितीय जो है वो अंतिम पेशवा माने जाते हैं। मतलब जो चीज़ शुरू हुई थी बालाजी विश्वनाथ से, तो बालाजी विश्वनाथ से होते होते बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा बने। लेकिन उनका दत्तक पुत्र जो था नाना साहब, वो सभी की पसंद थे, उनको अगले पेशवा के तौर पर सब देखना भी चाहते थे, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा नहीं होने दिया। उन्होंने, कंपनी ने जो है इनकी उपाधि और महल दोनों इनसे छीन लिए। ना तो इनको पेशवा की उपाधि दी, बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा हो गए तो उपाधि भी छीन ली गई और महल भी छीन लिया गया। इनको कानपुर भेज दिया गया। मतलब जहाँ ये पहले पूना में रहते थे, क्योंकि आपको पता है कि पेशवा जो है पूना से ही सारा काम चलाते थे, तो यहाँ आप देख सकते हो कि इनको पूना से कहाँ भेज दिया? कानपुर, उत्तर प्रदेश। कई बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि जब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र हैं, ठीक है, अपनी गद्दी के लिए लड़ रहे हैं, अपने सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, अपनी उपाधि के लिए लड़ रहे हैं, अपने राज्य के लिए लड़ रहे हैं, तो कानपुर से क्यों लड़ रहे हैं? कानपुर तो यूपी में है, जबकि पेशवा का मामला तो पूना से जुड़ा हुआ है। आजकल पुणे कहते हैं जिसे आप, वो इसीलिए क्योंकि इनको कानपुर जो है अंग्रेज ऐसा ही करते थे। आपने एक चीज़ नोटिस की कभी कि अंग्रेज जब किसी इलाके को जीतते थे तो वो वहाँ का जो प्रमुख राजा या जो भी उत्तराधिकारी होता था उसको वो वहाँ से बाहर भेज देते थे, वहाँ नहीं रखते थे। ये चालाकी में थी क्योंकि ये समझते थे कि अगर वो व्यक्ति वहाँ रहेगा तो वो फिर से लोगों को प्रेरित करेगा।
कहीं ना कहीं हो सकता है कि फिर से क्रांति करवा दे, लोगों को अपने साथ मिल के हमें हटाने की कोशिश करे, तो वो क्या करते थे, उस जगह से उसको हटा देते थे। जैसे पंजाब को जीता तो दलीप सिंह को जो है इन्होंने विदेश भेज दिया, यहाँ बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र को इन्होंने कानपुर भेज दिया। उधर आप देखोगे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफ़र जो है इस विद्रोह के बाद उनको म्यांमार भेज दिया। वहीं पर आपको पता है रंगून में ही अंतिम सांस उस व्यक्ति ने ली, है ना। तो ये कहीं ना कहीं अंग्रेजों की एक सोची समझी रणनीति होती थी कि वो आखिरी समय पर उस व्यक्ति को, जो मेन आदमी है, उसको बाहर कर दिया करते थे उस इलाके से। विद्रोह के बाद जब ये विद्रोह शुरू हुआ तो नाना साहब को भी मौका मिल गया, जो कि मैंने कहा उन्होंने अपने आप को पेशवा घोषित कर दिया कि चलो अब हम लोग आज़ाद होने वाले हैं, क्रांति हो गई है तो मैं पेशवा हो गया हूँ। उन्होंने अपने आप को पेशवा घोषित कर दिया और स्वयं को मुगल सम्राट बहादुर शाह के गवर्नर के रूप में मान्यता कि मैं उनका एक राज्यपाल हूँ। 27 जून 1857 को व्हीलर ने कानपुर में आत्मसमर्पण कर दिया उनके सामने। अब चूँकि ऐसा तो है ही नहीं कि लड़ना नहीं आता था, भले ही वो थोड़े समय तक ठंडे थे, लड़ना तो आता था। जैसे ही मौका मिला वहाँ से अंग्रेज को भगा दिया, वहाँ के अंग्रेज सैनिक अधिकारियों ने उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया और यहाँ पर पेशवा की गाड़ी चल निकली। इसके बाद अगला नाम आता है लखनऊ। लखनऊ मैंने आपसे कहा कि अवध को 1856 में कुशासन का आरोप लगा के हड़प लिया डलहौजी। अब वहाँ से जो अंतिम नवाब अवध का था वाजिद अली शाह, उनको हटा दिया। तो उनकी जो बेगम हजरत महल, ठीक है, इन्होंने यहाँ से अवध में नेतृत्व किया क्योंकि इनको भी मौका मिल गया। ये अपने राज्य को फिर से हासिल करना चाहती थी और अपने बेटे बिरजिस कादिर को अवध का अगला नवाब बनाना चाहती थी। तो यहाँ वही हुआ, बेगम हजरत महल ने 4 जून 1857 को वहाँ से विद्रोह प्रारंभ कर दिया और सभी की सहानुभूति बेगम के साथ थी क्योंकि हर कोई ये मानता था कि अंग्रेजों ने गलत किया। ठीक है, अंग्रेजों ने अवध की जो पूरी ये रियासत थी, इसके जो नवाब थे, इनके साथ गलत किया और इसीलिए बेगम को साथ मिला लोगों का। हजरत महल ने अपने पुत्र बिरजिस कादिर को लखनऊ का नवाब घोषित कर दिया, मतलब 1856 के पहले। ठीक है, प्लीज़ लाइक करते रहिए सेशन को, मैं आपसे बार बार बोलता हूँ। ठीक है, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं कि आप सेशन को देख रहे हैं और आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ से लाइक और शेयर ज़रूर करिए। ये हम सभी के लिए ज़रूरी है। आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ मेरे लिए ज़रूरी है? ये आप लोगों के लिए भी ज़रूरी है। अगर आप इसे लाइक शेयर नहीं करेंगे, ज़्यादा ये सीरीज़ या नहीं चलेगा ये सेशन, तो फिर आपकी ही पढ़ाई बाधित होगी। फिर इसमें मैं अकेला दोषी नहीं हूँ। ठीक है, तो आप सभी देख सकते हैं कि अवध में 1856 के पहले जो स्थिति थी वही स्थिति अवध में वापस आ गई। बेगम ने अपने बेटे को नवाब बना दिया कि ठीक है चलो, जो वाजिद अली शाह का उत्तराधिकारी है वो गद्दी पर बैठ गए और फिर पहले जैसा हो गया अवध में शासन। तो बेगम ने अपने पुत्र को लखनऊ का नवाब घोषित कर दिया और समानांतर सरकार की स्थापना कर दी। अब फिर से अपने हाथ में शासन आ गया। ठीक है, ये तो शुरुआत थी। अब इसमें हिंदुओं मुसलमानों दोनों की समान भागीदारी थी क्योंकि मैंने अभी बताया कि वाजिद अली शाह की बेगम के साथ में, अवध की बेगम के साथ में सबकी सहानुभूति थी। और यहाँ के अंग्रेज रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस ने जो है क्या किया, आखिरकार यहाँ से भाग के कहीं और शरण ली ब्रिटिश रेजिडेंस में, लेकिन विद्रोहियों ने वहाँ भी आक्रमण कर दिया। अब ऐसी स्थिति में कि जब लोग भी साथ थे तो जो वहाँ के अंग्रेज अधिकारी थे उन्होंने भाग के वहाँ शरण ली रेजिडेंसी में, पर उसके ऊपर भी आक्रमण कर दिया और उनको मौत के घाट भी उतार दिया। आखिरकार ब्रिगेडियर इंग्लिश ने विद्रोहियों का प्रतिरोध किया। धीरे धीरे अंग्रेज सरकार ने वापस अवध के ऊपर कब्जा करने की शुरुआत की। अगला जो नाम आता है वो, जैसे आप देखोगे, जेम्स आउट्रम और हेनरी हेवलॉक ने लखनऊ को जीतने की बहुत कोशिश की पर वो भी इसमें सफल नहीं हो पाए। और नए ब्रिटिश कमांडर इन चीफ कॉलिन कैंपबेल ने आखिरकार इसके ऊपर 1858 में मार्च में जाके जो है कब्जा किया। मतलब काफ़ी समय लग गया अंग्रेज़ों को, लगभग 8-10 महीने लग गए अवध को फिर से जीतने में। मार्च 1858 तक लखनऊ पूरी तरह अंग्रेज़ों के नियंत्रण में वापस आ गया। फिर भी कुछ जगह पर लोग जो है विद्रोह करते रहे, छिटपुट। अगला नाम आता है रोहिलखंड, है ना।
रोहिलखंड में आप देखेंगे कि यहाँ जो पूर्व शासक थे उनके उत्तराधिकारी थे खान बहादुर, है ना। उन्होंने स्वयं को बरेली का सम्राट घोषित कर दिया। कंपनी द्वारा निर्धारित की गई पेंशन से वो संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि कंपनी आपको पता है कि शासकों को हटा के पेंशन दिया करती थी और वो बहुत कम थी। तो उस पेंशन से कहीं ना कहीं बरेली के जो ये उत्तराधिकारी थे खान बहादुर, ये नाराज थे और इन्होंने अपने 40,000 सैनिकों की सहायता से विद्रोह कर दिया। जो मैंने आपको बोला कि धीरे धीरे सबको मौका मिलेगा और सबको मौका मिला तो उन्होंने एक एक करके अपना बदला लेना शुरू कर दिया। बिहार की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलेंगे कुंवर सिंह, बहुत मतलब थोड़े से वृद्ध थे, उम्र काफ़ी थी लेकिन उम्र ज़्यादा हुई थी, जोश कम नहीं हुआ था, तब भी उतना ही जोश था शरीर में। और उन्होंने क्या किया, बिहार में जो जगदीशपुर के एक जमींदार थे, छोटे जमींदार थे ये, इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया। 70 साल के थे, देखो आप 70 साल की उम्र में भी इन्होंने, नहीं तो हमारे यहाँ लोग 70 साल की उम्र में क्या सोचते हैं कि अब थोड़े दिन तो बचे हैं, क्या करना, चैन से मर जाएं बस। 70 वर्ष की उम्र में उन्होंने विद्रोह का झंडा बुलंद किया और आरा पहुंचने पर सैनिकों को नेतृत्व प्रदान किया और ब्रिटिश शासन को यहाँ से कड़ी चुनौती दी है, क्योंकि इन्हीं अंग्रेजों की वजह से इनकी पूरी जमींदारी बर्बाद हुई थी और ये जो है बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से तंगी हालत में पहुंच गए थे। फिर आगे बढ़े, फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला का नाम मिलेगा आपको। इन्होंने फैज़ाबाद से नेतृत्व किया, जो मूलतः यूपी के नहीं थे, मद्रास के निवासी थे, लेकिन वो फैज़ाबाद आ गए थे। धीरे धीरे उनसे काफ़ी लोग जुड़े तो उन्होंने भी विद्रोह को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। और जब अवध में विद्रोह हुआ तो मौलवी अहमदुल्ला ने फैज़ाबाद से विद्रोह का नेतृत्व किया। अगला नाम, झांसी की रानी को तो कोई भूल ही नहीं सकता। इन सब में जो सबसे बड़ा नाम आपको सुनने को मिलता है, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी है ना। आप सुभद्रा कुमारी चौहान की वो कविता कभी हो ही नहीं सकता कि ना पढ़े हो, और अगर आपने पढ़ी हो तो एक बार यदि उसको कोई पढ़ ले तो कोई भूल नहीं सकता, ऐसी वो लिखी हुई है। बूंदे लो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कविता बचपन से सुनते आ रहे होंगे। तो इस सब के बीच रानी लक्ष्मीबाई, सबसे प्रमुख नाम जो है रानी लक्ष्मीबाई का था, झांसी की रानी, आप सभी को पता है। इनके पति गंगाधर राव थे और गंगाधर राव की मृत्यु हो चुकी थी, क्योंकि इनका कोई पुत्र नहीं था, तो ये दत्तक पुत्र लेना चाहती थी, है ना, ये गोद लेना चाहती थी अपने पुत्र को, लेकिन अंग्रेजों ने झांसी का राजा मानने से उस पुत्र को मना कर दिया। और जो डलहौजी का व्यपगत का सिद्धांत था उसके तहत उन्होंने झांसी को कंपनी के साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, एक्चुअली यहाँ झांसी की रानी को बस इतनी सी शिकायत थी कि मुझे मेरे पुत्र को राज्य पर अधिकार करते हुए देखना है, आप मेरे जो है राज्य पर अधिकार मत कीजिए और मेरे पुत्र को मान्यता दे दीजिए, उत्तराधिकार। लेकिन आपको पता है कि अंग्रेज डलहौजी ज़्यादा से ज़्यादा इलाका हड़पने के मूड में था। अब एक समस्या ये थी कि अगर झांसी की रानी को अगर परमिशन दे दें, अनुमति दे दें, तो बाकी राज्य भी बोलेंगे कि हमें, हमारे साथ क्या दिक्कत है, हमने क्या बिगाड़ा, हमारे दत्तक पुत्र को भी राजा बनने दो, हमारा राज्य भी मत हड़पो। तो जब आप एक साथ सबके साथ व्यवहार करते तो एक जैसा व्यवहार करना पड़ता है। तो अंग्रेजों ने मना कर दिया। ठीक है, अंग्रेजों ने मना कर दिया कि मैं जो है, हम आपको परमिशन नहीं देंगे गोद लेने की, आपके पुत्र को मान्यता नहीं दे सकते। और इसी बात को लेकर महारानी ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि यदि आप मेरे पुत्र को मान्यता देते हैं तो मैं विद्रोह में भाग नहीं लूँगी, मैं अलग रहूँगी, पर अंग्रेज नहीं माने। आखिरकार झांसी से इन्होंने विद्रोह कर दिया। तो उन्होंने एक नारा भी दिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ठीक है, मोर्चा संभाल लिया। कानपुर में जो नाना साहेब के दक्ष जो है सहायक थे तात्या टोपे, उनके साथ महारानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने मिलकर, ठीक है, आप देखेंगे कि बहुत कड़ी चुनौती पेश की अंग्रेजों के लिए, खासकर ग्वालियर के जो महाराजा थे सिंधिया, उनके लिए। तो जब तात्या टोपे झांसी पहुंचे तो लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने साथ मिलकर जो है अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध अपना शुरू कर दिया। तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई की सम्मिलित सेनाओं ने ग्वालियर की तरफ प्रस्थान किया, क्योंकि
इस पूरे विद्रोह में ग्वालियर के जो राजा थे सिंधिया, उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ जो है कहीं ना कहीं आपको पता है कि वो उनके साथ थे, स्वामी भक्त थे एक प्रकार से, और यही चीज़ इनको बुरी लग रही थी। तो इन्होंने ग्वालियर की तरफ प्रस्थान किया और वहाँ कुछ और भारतीय सैनिक भी उनकी सेना में आकर मिल गए, क्योंकि ग्वालियर के शासक सिंधिया जो है वो इस विद्रोह में अंग्रेज़ों का समर्थन कर रहे थे और ये अकेले नहीं थे। भारत में ऐसे कई सारे राजा महाराजा, रियासतें, रजवाड़े थे जो इस विद्रोह में अंग्रेज़ों का समर्थन कर रहे थे। उल्टा उन्होंने विद्रोह को दबाने में और ज़्यादा अंग्रेज़ों की सहायता भी की। मतलब एक तो ये होता है कि आप साथ ना दें, चलिए ठीक है आप साथ मत दीजिए, पर दूसरा यहाँ पर ये हो रहा है कि ये उल्टा अंग्रेज़ों का साथ दे रहे हैं विद्रोह को दबाने में। तो इस चीज़ से विद्रोही काफ़ी नाराज़ थे। तो अब उन्होंने ग्वालियर के ऊपर आक्रमण कर दिया, चूँकि वो अंग्रेज़ों का समर्थन कर रहे थे। तो आगरा में उन्होंने शरण ली, कानपुर में नाना साहब ने स्वयं को पेशवा घोषित किया, और इस तरीके से दक्षिण में अभियान, क्योंकि उन्हें अपना पूना वापस चाहिए था, अपना राज्य वापस चाहिए था, ठीक है। लेकिन जून 1858 तक ग्वालियर पुनः अंग्रेज़ों के पास में आ गया। आपको पता है कि महारानी लक्ष्मीबाई लड़ते लड़ते शहीद हो गई, वीर गति को प्राप्त हो गई। तात्या टोपे जो है उनको शिवपुरी की फांसी दे दी गई, उन्हें भी शहीद कर दिया गया, उन्हें भी वीर गति प्राप्त हुई। तो वो विद्रोह समाप्त हो गया और ग्वालियर अंग्रेज़ों के पास वापस आ गया। अब क्या इस विद्रोह में कुछ और लोगों ने भी बलिदान दिया था? मतलब कुछ ऐसे नाम हैं, ठीक है, कुछ ऐसे नाम हैं जो आप देखेंगे इस विद्रोह में एक आम नागरिक के तौर पर हैं, कोई बहुत बड़े जागीर के रियासत के राजा नहीं है, ठीक है, नवाब नहीं है, लेकिन उनका भी योगदान है। इसमें एक नाम मिलता है शाहमल का, शाहमल तोमर, शाहमल तोमर भी कहते हैं, ठीक है। और जाट किसानों का इन्होंने नेतृत्व किया। यूपी में बागपत से ऐसा माना जाता है कि हजारों किसानों का नेतृत्व किया था शाहमल तोमर ने, या शाहमल जाट भी इनको कहा जाता है। तो इसमें एक नाम हम लोग बागपत उत्तर प्रदेश के बड़ौद परगना में शाहमल का देखते हैं, जिन्होंने बहुत अदम्य साहस वीरता का परिचय दिया और कई सारे किसानों के साथ मिलकर इन्होंने उस इलाके में अंग्रेज़ों को बहुत परेशान किया, ठीक है। उन्होंने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध विद्रोह के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए रात में गांव-गांव जाकर गांव के मुखियाओं और किसानों को संगठित किया। वो लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए रात रात भर घूमते रहते थे, गांव-गांव जाते, उनसे सहायता के लिए बोलते, उनसे इस क्रांति में भाग लेने के लिए बोलते, और धीरे धीरे काफ़ी सारे लोग उन्होंने अपने साथ इकट्ठा भी कर लिए थे। और वो क्या करते, सरकारी भवनों पर कब्जा करते, नदियों पर बने हुए पुलों को ध्वस्त करते, सड़कों को तोड़ देते। मतलब 2 बार तो यमुना में बने हुए पे ऊपर बने हुए ब्रिज को तोड़ दिया, ठीक है। सरकारी भवनों दफ्तरों पर हमला करके वो उनको भी नष्ट कर देते थे। तो इस प्रकार से शाहमल ने अंग्रेज़ों की नाक में दम किया हुआ था और आखिरकार, ठीक है, अंग्रेज सरकार ने इनको पकड़ लिया। आंशिक रूप से सरकारी कार्यबलों को क्षेत्र में आने से रोक दिया, दिल्ली में विद्रोहियों को सामान की आपूर्ति की, ब्रिटिश मुख्यालय और मेरठ के बीच सभी आधिकारिक संचार को ठप्प कर दिया, यमुना नदी पर सिंचाई विभाग के बंगले में अपना मुख्यालय बना लिया और यहाँ से अपना जो है सारा कामकाज किया। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि एक आम आदमी यदि ठान ले तो वो भी कितना कुछ कर सकता है। राजा महाराजा और रियासतें तो करती ही हैं, आम आदमी के पास भी शक्ति बहुत ज़्यादा होती है और ऐसे ही लोगों से क्रांति होती है, ठीक है। तो एक प्रकार से उसको न्यायालय बना लिया, उसको कोर्ट बना लिया जहाँ वो आम लोगों के विवाद वगैरह सुलझाते थे। तो एक तरीके से उन्होंने उस पूरे इलाके में स्वतंत्र सरकार की तरफ जो है शासक किया और अपनी एक इंटेलिजेंस भी बना ली, आसूचना तंत्र का गठन भी कर लिया उन्होंने। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है 1857 के विद्रोह में शाहमल तोमर की भूमिका। अब बहुत सारे बच्चे मुझे लगता है कि सिर्फ नाम जानते होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लिख सकते। अगर आज भी ये क्वेश्चन मैं अभी आप में से कई लोगों को दे दूं तो मुझे नहीं लगता कि 10-20% से ज़्यादा बच्चे शाहमल तोमर के बारे में बहुत ज़्यादा लिख पाएंगे। हद से हद उन्हें बस इतना पता होगा कि 1857 में बागपत से इन्होंने जो है विद्रोह किया था, एक बड़े नाम थे, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता क्या क्या इन्होंने किया, किस प्रकार से इन्होंने अपना योगदान दिया। और यही होता है कि जब आप डेप्थ में पढ़ते हो, थोड़ा सा डीप में पढ़ते हो, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होती हैं।
और यहीं से आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा नंबर आने शुरू होते हैं। ठीक है, तो शाह अमल तोमर ने उस पूरे इलाके में आसूचना तंत्र का भी गठन किया कुछ समय के लिए, मतलब जासूसी प्रणाली, इंटेलिजेंस वगैरह भी बनाई। इस क्षेत्र के लोगों ने महसूस किया कि कुछ समय के लिए वहाँ से ब्रिटिश शासन ही समाप्त हो गया है और अपना खुद का स्वराज या स्वशासन आ चुका है। ठीक है, तो ये एक बड़ा नाम था। आखिरकार जुलाई 1857 में आपको पता है कि इनको, ठीक है, पकड़ के मार डाला गया। और यहाँ तक कहा जाता है कि अंग्रेज इनसे बहुत नाराज़ थे। कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि इनको मारने के बाद इनका जो शव था उसके साथ भी अंग्रेज़ों ने बहुत निर्दयता के साथ व्यवहार किया। एक प्रकार से एक शहीद के साथ तो एक सम्मान का व्यवहार होना चाहिए, लेकिन इनको मार के इनसे इतना गुस्सा था। और दूसरा, लोगों में दहशत भी तो पैदा करनी थी। जिन लोगों ने शाह अमल का समर्थन किया था, जिन लोगों ने इनका साथ दिया था, भविष्य में कोई ऐसा ना करे, ये भी तो डर पैदा करना था ना। अंग्रेज़ों का शासन जो है ना, वो डर का शासन था, भय का शासन था। तो इनको मारने के बाद ऐसा कहा जाता है कि इनके 32 साथियों को सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी। 32 साथियों को जो है फांसी की सज़ा देके मृत्युदंड दे दिया गया। और ये जो शाह अमल साहब है, इनको मार के इनका जो शरीर था, इनका सर जो है धड़ से अलग किया गया, इनके शरीर के कई टुकड़े किए गए और लोगों को डराने के लिए 21 जुलाई 1857 को सिर्फ इनके सिर को, पूरे शरीर को नहीं, सिर्फ इनके कटे हुए सर को लटका दिया गया, सार्वजनिक रूप से लटका दिया गया। सोचिए ये कैसे जो है भय और आतंक का शासन जो है दिखाई देगा आपको। ऐसी हरकत क्यों करते थे अंग्रेज, पता है? आप सोचो कि आप किसी व्यक्ति का समर्थन करते हो, आप किसी का साथ देते हो और आपके नेता का कटा हुआ सर अगर टांग दिया जाए तो साथ देने वाले भी तो डर जाते हैं कि आज इनके साथ ऐसा हुआ है, कल हमारे साथ भी यही होगा। तो जो साथ दे रहा है वो साथ देना छोड़ देगा, जो साथ देने की कोशिश कर रहा है वो सोचना छोड़ देगा, कोई साथ नहीं देगा। तो ये करते थे। आपने देखा होगा कि अंग्रेज जो है ना, भारत में लोगों को मारने के लिए, डराने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाते थे। किसी को तोप के सामने बांध के उड़ा देना तो उसके पूरे के पूरे परखच्चे उड़ जाते थे, चीथड़े उड़ जाया करते थे शरीर के, है ना, ऐसी चीज़ें होती थी। तो ये एक उदाहरण। अब सोचो कैसे इतने सारे लोगों ने भारत के स्वतंत्रता के लिए, आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ इतना सारा संघर्ष किया, है ना। कभी कभी हमें वैल्यू नहीं समझ में आती कि हमारे इस दिन के लिए जो आज आप देख रहे हैं ना, इसके लिए कितना लोगों ने त्याग किया है। तो यहाँ इस प्रकार से अंत हो गया शाह अमल का भी। 1 साल लगभग जो है लगा, 1 साल और से कुछ समय ज़्यादा, और 1857 का विद्रोह जो है धीरे धीरे जो है शांत हो गया। जुलाई 1858 तक आते आते ये विद्रोह जो है क्या कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया। मतलब जो इलाके अंग्रेज़ों के हाथ से चले गए थे उन इलाकों को फिर से हासिल कर लिया गया। कई सारे विद्रोहियों को मार दिया गया, कई सारे विद्रोही जो है वो छिप गए, वो भूमिगत हो गए। जैसे बेगम हजरत महल, ऐसा माना जाता है कि वो नेपाल चली गई, उनके साथ में जो नाना साहब थे वो भी चले गए। तात्या टोपे को फांसी दे दी गई, झांसी की रानी को मार दिया गया, बहादुर शाह जफ़र के बेटों को मार दिया गया, उनको रंगून भेज दिया गया म्यांमार में। और इस तरीके से एक एक करके वापस अपने इलाकों को उन्होंने जीत लिया और ये विद्रोह पूरी तरह से शांत हो गया। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरे 1857 के विद्रोह की गतिविधियाँ, नेतृत्वकर्ता, इसके केंद्र, इसके कारण सब कुछ समझ में आ गए होंगे। मतलब जितना डीप में मैं आपको पढ़ा सकता था, जितना डीप में यहाँ से आपके काम का है, वैसे पढ़ तो और ज़्यादा डीप में सकते हो, पर हमें PhD नहीं करनी है। इससे ज़्यादा पढ़ के बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको नंबर उतने ही आएंगे। तो जितना ज़रूरी था वो हम लोगों ने देख लिया है। अब अगला जो सेशन होगा, अगले सेशन में हम लोग 1857 के विद्रोह के परिणाम देखेंगे कि अब जो होना था वो तो हो गया, विद्रोह फाइनली सफल नहीं हो पाया। आप सभी जानते हैं कि विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसके बाद भी, ठीक है, इस विद्रोह से हमने बहुत कुछ सीखा। अंग्रेज़ों ने भी सीखा, ऐसा नहीं कि अंग्रेज़ों ने नहीं सीखा। अंग्रेज़ों ने सीखा कि भारत में जब तक लोग एक होकर रहेंगे तब तक हमारा यहाँ पर चैन से जीना मुश्किल होगा।
तो इनको आपस में बांटना पड़ेगा, इनको आपस में लड़ाना पड़ेगा, विभाजित करना पड़ेगा। यहीं से उन्होंने वो नीति अपनाई जिसको आप फूट डालो राज करो की नीति कहते हो, जिसके बाद आखिरकार भारत का विभाजन हो गया। और भी बहुत कुछ अंग्रेजों ने सीखा कि भाई ज़्यादा राजा महाराजाओं को दुश्मन बनाना अच्छी बात नहीं है, इनकी रियासतों को, राज्यों को हड़पना बंद करना पड़ेगा। उन्होंने हड़पना बंद कर दिया और भारत में एक प्रकार से आप देखोगे कि उसके बाद इन्होंने किसी राज्य को नहीं हड़पा। तो ये कुछ है जो अंग्रेजों ने सीखा, कुछ हमने सीखा कि जब तक एक नहीं होंगे तब तक कुछ मिलना नहीं है। तो हमने भी एक संगठन बनाने की, अखिल भारतीय संगठन बनाने की कोशिश की, बहुत कुछ है। तो अगले सेशन में इस 1857 की क्रांति या विद्रोह के परिणाम और फिर आगे के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी लोगों ने इस सेशन को इतना प्यार दिया, इस सीरीज़ को इतना प्यार दिया, इतने समय से आप लोग इसको देख रहे हैं, लगातार आप सहयोग कर रहे हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आप इतना अप्रिशिएट करते हैं। तो फिर मुलाकात होगी अगले सेशन में। जाते जाते सेशन को लाइक नहीं आओ तो लाइक कीजिए, इस चैनल को यूपीएससी विद चंचल कुमार सर को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके साथ ही टेलीग्राम पर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आ जाइए, यहाँ मिलेगी पीडीएफ। टेलीग्राम चैनल है चंचल कुमार सर ऑफिशियल, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। और यदि आपने इस सीरीज़ के पुराने सेशंस नहीं देखे हों, अभी इससे पहले जो 10 सेशन हुए, तो एक बार उन्हें भी देख लीजिएगा, रिकॉर्डेड सेशंस अवेलेबल हैं। यदि आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ना चाहते हैं 7th एडिशन, नया वाला एडिशन एकदम डीप में अच्छे से, तो आप इसी चैनल पर एम लक्ष्मीकांत की भी प्लेलिस्ट है, एम लक्ष्मीकांत की प्लेलिस्ट में जाके एम लक्ष्मीकांत के जो अभी तक के सेशन हुए हैं, नागरिकता तक हम लोग पढ़ चुके हैं, चैप्टर 7 हो चुके हैं हमारे 7 अध्याय, उनको भी देख सकते हैं। तो बहुत कुछ है इस चैनल पर आपके लिए। अगर आप अपने 1.5 GB डाटा का या इससे ज़्यादा है आपके पास, उसका यूज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ से काफ़ी कुछ आपका जो है डाटा यूज़ हो जाएगा, अच्छी जगह यूज़ हो जाएगा, और इसके साथ साथ आपकी तैयारी भी हो जाएगी। ठीक है, तो फिर मुलाकात होगी आप सभी के साथ अगले सेशन में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।